गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास बीएससी बीएड थर्ड ईयर बायो के लिए। टॉपिक अपना रहेगा गैस्ट्रुलेशन, जिसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। और सब्जेक्ट अपना रहेगा जूलॉजी। और गैस्ट्रुलेशन का आज हम पार्ट पढ़ेंगे 11 नंबर। ठीक है, तो अब देखिएगा गैस्ट्रुलेशन क्या होता है। आप सभी जानते हो कि ये स्पर्म और इधर ये ओवा, दोनों के केंद्रकों का संलयन क्या बना, एक द्विगुणित संरचना। इस द्विगुणित संरचना को क्या बोलते हैं जाइगोट। और इस प्रकार इन दोनों के केंद्रकों का संलयन होना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा जाइगोट बनने के तुरंत बाद इस जाइगोट के अंदर क्या प्रारंभ हो जाते हैं, क्लीवेज प्रारंभ हो जाते हैं। क्या प्रारंभ हो जाते हैं, क्लीवेज प्रारंभ हो जाते हैं। अब देखिएगा जब जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज होगा तो 2 सेल बनती है। कितनी सेल बनती है, 2 सेल बनती है, यानी 2 कोशिकाएं बनती है। इन दोनों कोशिकाओं में जब वापस से सेकंड क्लीवेज होता है तो 2 कोशिकाओं से कितनी कोशिकाएं बनती है, 4 सेल बनती है, यानी 4 कोशिकाएं बनती है। इन चारों कोशिकाओं में जब वापस से थर्ड क्लीवेज होता है तो 4 कोशिकाओं से कितनी कोशिकाएं बनती है, 8 कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती है, 8 कोशिकाएं बनती है। इसके बाद क्या होता है कि इन 8 कोशिकाओं में वापस से क्लीवेज होता है। 8 कोशिकाओं में वापस से क्या होता है, क्लीवेज होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनती है, 16 कोशिका अवस्था का निर्माण होता है। इस 16 कोशिकीय अवस्था को क्या बोलते हैं, मोरूला कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, मोरूला कहा जाता है। और इस यहाँ पे क्या लिखेंगे, 16 सेल स्टेज। ठीक है, 16 कोशिकीय अवस्था, 16 कोशिकीय अवस्था को अपन क्या बोलेंगे, मोरूला बोला जाता है। इस 16 कोशिकाओं में जब वापस से क्लीवेज होता है तो एक खोखली गेंद के समान यानी 32 कोशिकीय अवस्था का निर्माण होता है। क्या होता है, 16 कोशिकाओं में जब वापस से क्लीवेज होता है तो एक 32 कोशिकीय अवस्था का क्या होता है, निर्माण होता है। इस 32 कोशिकीय अवस्था जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टूला कहा जाता है। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टूला कहा जाता है। जब ब्लास्टूला में ब्लास्टुलेशन की क्रिया होगी तो क्या बनेगा, गैस्ट्रुला बनता है। क्या होगी, ब्लास्टूला में ब्लास्टुलेशन की क्रिया होती है। ठीक है, ब्लास्टुलेशन की क्रिया होती है और क्या बनता है, गैस्ट्रुला बनता है। क्या बनता है, गैस्ट्रुला बनता है। ठीक है, इस प्रकार जो गैस्ट्रुला होता है उसमें गैस्ट्रुलेशन की क्रिया होती है और क्या बनता है, थ्री रिप्रोडक्टिव लेयर या 3 जनन सूत्रों का क्या होता है, निर्माण होता है। का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन आप एक सेटिस्फाइड डेफिनेशन है वो इसके थ्रू आप समझा सकते हो कि स्पर्म और ओवा के न्यूक्लियस का संयोजन क्या बना, एक द्विगुणित संरचना बनी जिसको जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट में जो मतलब स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवा का न्यूक्लियस का आपस में संयोजन हुआ तो जाइगोट बना और इस क्रिया को अपन ने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार जाइगोट बनने के तुरंत बाद इसमें क्लीवेज की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। क्लीवेज आप सभी जानते हो, जाइगोट में होने वाले उत्तरोत्तर समसूत्री विभाजनों को क्या बोलते हैं, क्लीवेज कहा जाता है। इस प्रकार जाइगोट बनने के तुरंत बाद इसमें क्लीवेज की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। अब देखिएगा जाइगोट में जब फर्स्ट क्लीवेज होता है तो 2 सेल बनती है, यानी 2 सेल बनती है। इन 2 सेल के अंदर जब वापस से क्लीवेज होता है तो 4 सेल यानी 4 कोशिकाएं बनती है। इन चारों कोशिकाओं में जब वापस से क्लीवेज होगा तो 4 से कितनी बनेगी, 8 कोशिकाओं में वापस से जब क्लीवेज होता है तो क्या बनती है, 16 कोशिका अवस्था का निर्माण होता है। इस 16 कोशिकीय अवस्था को क्या बोलते हैं, मोरूला कहा जाता है।
और इस 16 कोशिकाओं में जो वापस से क्लीवेज होता है तो एक खोखली गेंद के समान 32 कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। इस 32 कोशिकीय संरचना को क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला कहा जाता है। ब्लास्टुला में ब्लास्टुलेशन की क्रिया क्या बना? गेस्ट्रुला। गेस्ट्रुला में गेस्ट्रुलेशन की क्रिया और 3 प्राथमिक जनन स्तरों का क्या होता है? निर्माण होता है। बट आप इसकी डेफिनेशन इस प्रकार लिख सकते हो कि गेस्ट्रुलेशन वह क्रिया होती है जिसके अंदर एक बहुकोशिकीय ब्लास्टुला त्रिस्तरीय गेस्ट्रुला के अंदर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप गेस्ट्रुलेशन की डेफिनेशन इस प्रकार लिखोगे और इसके अलावा यह भी लिख सकते हो गेस्ट्रुलेशन वह क्रिया होती है जिसमें ब्लास्टुला की सतह पर उपस्थित अंगों के संभावी क्षेत्र गति कर उन स्थानों पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एम्ब्रियो के वास्तविक जनन अंगों का क्या करना होता है? निर्माण करना होता है। तो आप गेस्ट्रुलेशन की डेफिनेशन किस प्रकार लिखोगे वो देखिएगा। गेस्ट्रुलेशन की आप डेफिनेशन वो किस प्रकार लिखोगे वो देखिएगा। गेस्ट्रुलेशन 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 वह क्रिया है, वह क्रिया होती है जिसमें एक बहुकोशिकीय ब्लास्टुला त्रिस्तरीय गेस्ट्रुला में चेंज हो जाता है, गेस्ट्रुला में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो गेस्ट्रुलेशन क्या है? गेस्ट्रुलेशन वह क्रिया होती है जिसमें एक बहुकोशिकीय ब्लास्टुला त्रिस्तरीय गेस्ट्रुला के अंदर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इसके अलावा आप इसकी डेफिनेशन इस प्रकार भी लिख सकते हो कि गेस्ट्रुलेशन वह क्रिया होती है जिसमें ब्लास्टुला की सतह पर उपस्थित अंगों के संभावी क्षेत्र गति कर उन स्थानों पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एम्ब्रियो के वास्तविक जनन अंगों का क्या करना होता है? निर्माण करना होता है। गेस्ट्रुलेशन की डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो, इसके अलावा ये भी लिख सकते हो कि गेस्ट्रुलेशन वह क्रिया है, वह क्रिया गेस्ट्रुलेशन वह क्रिया होती है जिसमें ब्लास्टुला की सतह पर उपस्थित अंगों के संभावी क्षेत्र गति कर उन स्थानों पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें भ्रूण के वास्तविक जनन अंगों का निर्माण करना होता है, जनन अंगों का निर्माण करना होता है।
ठीक है। तो गेस्ट्रुलेशन की डेफिनेशन आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, गेस्ट्रुलेशन वह क्रिया होती है जिसके अंदर एक बहुकोशिकीय ब्लास्टुला त्रिस्तरीय गेस्ट्रुला में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा इसकी दूसरी डेफिनेशन यह है कि गेस्ट्रुलेशन वह क्रिया होती है जिसमें ब्लास्टुला की सतह पर उपस्थित अंगों के संभावित क्षेत्र गति कर उन स्थानों पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें भ्रूण के वास्तविक जनन अंगों का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो ये गेस्ट्रुलेशन की आप इस प्रकार से डेफिनेशन लिख सकते हो। अब देखिएगा कि एक लैंकेस्टर नामक वैज्ञानिक था। लैंकेस्टर नामक वैज्ञानिक था। लैंकेस्टर नामक एक वैज्ञानिक था जिसने बताया कि जो गेस्ट्रुलेशन वह क्रिया है जिसके अंदर एक बहुकोशिकीय ब्लास्टुला त्रिस्तरीय गेस्ट्रुला के अंदर चेंज हो जाता है। वो जो फर्स्ट डेफिनेशन अपन ने लिखी थी उसका समर्थन किसने किया था? लैंकेस्टर नामक वैज्ञानिक ने। लैंकेस्टर ने यही बोला था कि गेस्ट्रुलेशन वह क्रिया होती है जिसमें एक बहुकोशिकीय ब्लास्टुला त्रिस्तरीय गेस्ट्रुला के अंदर क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार आप लोग गेस्ट्रुलेशन की डेफिनेशन लिखोगे। अब गेस्ट्रुलेशन के अंदर अपन को पढ़ना है मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट, यानी संरचना आकारिकी गतियां या संरचना विकास गतियां। ठीक है, गेस्ट्रुलेशन की डेफिनेशन यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई। आगे हम बात करते हैं मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट की, यानी संरचना विकास गतियों की। तो नेक्स्ट पॉइंट है गेस्ट्रुलेशन के अंदर मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट यानी संरचना विकास गतियां या संरचना आकारिकी गतियां। ठीक है, हम पढ़ेंगे गेस्ट्रुलेशन के अंदर मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या होता है, यानी संरचना विकास गतियां या संरचना आकारिकी गतियां क्या होती है। ठीक है, तो देखिएगा गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान कोशिकाओं की क्या होती है? जटिल एवं सुव्यवस्थित गतियां होती है। ठीक है, गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान क्या होती है? आप मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट की डेफिनेशन किस प्रकार लिखोगे वो देखिएगा। गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान कोशिकाओं की जटिल तथा सुव्यवस्थित गतियां होती है। क्या होती है? गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान कोशिकाओं की जटिल और क्या होती है? सुव्यवस्थित गतियां होती है। अर्थात अब देखिएगा, गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान प्रोसेस या प्रक्रिया के दौरान कोशिकाएं गति कर उन विशिष्ट स्थानों पर
विशिष्ट स्थानों पर पहुंच जाती है, उन विशिष्ट स्थानों पर पहुंच जाती है जहां पर उन्हें विभिन्न ऊतकों तथा अंगों का निर्माण करना होता है, अंगों का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो मोर्फोजेनेटिक इस प्रकार कोशिकाओं की, अतः इस प्रकार कोशिकाओं की, सेल्स की इन्हीं गतियों को मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहा जाता है। अब देखिएगा, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट की डेफिनेशन आप लोग किस प्रकार लिखोगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संरचना विकास गतियां या संरचना आकार की गतियां। गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान कोशिकाओं की क्या होती है, जटिल एवं सुव्यवस्थित गतियां होती है, अर्थात गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान कोशिकाएं गति कर उन विशिष्ट स्थानों पर पहुंच जाती है जहां पर उन्हें विभिन्न ऊतकों तथा अंगों का निर्माण करना होता है। अतः इस प्रकार कोशिकाओं की इन्हीं गतियों को क्या बोलते हैं, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट यानी संरचना विकास गतियां कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान होने वाली जो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो आपको मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट की डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब बात करते हैं कि गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान होने वाली मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट संरचना विकास या संरचना आकारिकी गतियों के प्रकार। ठीक है, तो देखिएगा, गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान जो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है वो टू टाइप से होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है एपीबोली, फर्स्ट क्या है, एपीबोली, सेकंड इम्बोली, सेकंड क्या है, इम्बोली। फर्स्ट एपीबोली, सेकंड इम्बोली। एपीबोली को बोलते हैं अध्यारोहण और इम्बोली को बोलते हैं अंतरारोहण। ठीक है, तो गेस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान होने वाला जो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है वो टू टाइप का होता है। फर्स्ट है एपीबोली जिसको अध्यारोहण बोलते हैं, सेकंड इम्बोली जिसको अंतरारोहण कहा जाता है।
अपन फर्स्ट किसकी बात करेंगे, एपिबोली की। तो एपिबोली देखिएगा होती क्या है। एपिबोली जो होती है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। एपिबोली क्या एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है थ्रोविंग ऑन। थ्रोविंग ऑन। एपिबोली क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का क्या एक शब्द है, यानी एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है थ्रोइंग ऑन। ठीक है, अब देखिएगा अपन डायग्राम के साथ एपिबोली की क्रिया कंप्लीटली पढ़ेंगे और मैं इसको कंप्लीटली आप लोगों को समझाऊंगी कि किस प्रकार से क्या होता है। अब देखिएगा एपिबोली क्या है, आपको बता दिया था। एपिबोली को हम अब डिफाइन करेंगे कि किस प्रकार से इसके अंदर क्या होता है। फर्स्ट अपन डायग्राम को कंप्लीट कीजिए। डायग्राम को आप लोग कंप्लीट कीजिए साथ साथ। इधर ये क्या है, एक्टोड्रम। एक्टोड्रम और इधर एक्टोड्रम और इधर ये क्या है, एंडोड्रम। एंडोड्रम, ठीक है। तो इस प्रकार एपिबोली को अपन शो करेंगे डायग्राम के द्वारा। तो देखिएगा एपिबोली के अंदर होगा क्या, वो अपन को पढ़ना है। तो देखिए इधर ये भी क्या है, एक्टोड्रम। अब देखिएगा कि एक्टोड्रम का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है वो अंदर की ओर गति कर रही कोशिकाओं को चारों ओर से घेर लेती है। कहने का मीन ये है कि एक्टोड्रम का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में अंदर की ओर गति कर रही कोशिकाओं को चारों ओर से कवर करने की क्या पाई जाती है, परवर्ती यानी क्षमता पाई जाती है। अब देखिएगा कि एक्टोड्रम का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, उसमें विभाजित होने के साथ साथ चपटी होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब ये एक्टोड्रम है और इस एक्टोड्रम का निर्माण करने वाली ये जो कोशिकाएं हैं
ये विभाजित होती है और विभाजित होने के साथ साथ चपटी होती है। इस प्रकार ये विभाजित होते हुए ये कोशिकाएं अंदर की ओर गति कर रही कोशिकाओं को चारों ओर से क्या करती है, कवर कर लेती है। यहाँ तक पहुंच गई गति करते हुए, यानी विभाजित होने के साथ साथ चपटी हो गई और चपटी होने के साथ साथ अंदर की ओर गति करते जो कोशिकाएं गति कर रही है उसको घेरते हुए यहाँ तक पहुंच गई। अब देखिएगा, अब यही कोशिकाएं आगे फिर से विभाजित होती है और विभाजित होने के बाद चपटी होती है और चपटी होकर के अंदर की ओर गति कर रही मेसोडर्म और एंडोडर्मल कोशिकाओं को चारों ओर से कवर कर लेती है। किसको छोड़ करके, ब्लास्टोपोर को छोड़ करके, ब्लास्टोपोर को छोड़ करके से सभी भाग को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। ध्यान रखिएगा, एपिबोली होगी क्या, एक्टोडर्म का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती है, उसमें अंदर की ओर गति करने वाली कोशिकाओं को चारों ओर से घेरने या कवर करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि इसका निर्माण करने वाली कोशिकाओं के अंदर विभाजित होने के साथ साथ चपटी होने की क्या पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। ये कोशिकाएं विभाजित होने के साथ साथ चपटी होती है और इस प्रकार अंदर की ओर जो कोशिकाएं गति करती है उसको चारों ओर से इस प्रकार क्या कर रही है, कवर कर रही है। इस प्रकार ये कोशिकाएं ब्लास्टोपोर को छोड़कर से सभी भाग को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। इस प्रकार की जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं, अध्यारोहण यानी एपिबोली कहा जाता है। सेकेंड हम पढ़ते हैं इसको, इम्बोली को। सेकेंड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कौन सा होगा, इम्बोली। फर्स्ट हमने पढ़ लिया है एपिबोली क्या होगा, और सेकंड की अब हम बात करेंगे इम्बोली यानी अंतरारोहण।